तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 51 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफिंग कैसे अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने के वर्ड्स पे होता है, वहाँ पे अपने ट्रिगर हट को कंटिन्यूअसली एक्सपैंड और स्टेबलाइज कर रहा होता है, जहाँ पे बाहर के हर सैरोसेक्ट और सिटी लॉर्ड मेंशन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब यार पिछले 3-4 चैप्टर से वो लोग फाइट ही कर रहे होते हैं, जहाँ पे लूफिंग अभी यहाँ पे केओस लेवल एंटिटी में बनने वाला था। लूफिंग की डिवाइन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और लूफिंग अभी तक पूरी तरह से स्टार टावर में रहकर कल्टीवेशन में लगा हुआ था। लूफिंग कहता है कि यहाँ पे इस लेवल पे आने पे मैं यहाँ पे 2 लेनेज देख पा रहा हूँ। यहाँ पे उसके टीचर जियो शानकी ने उसे बताया था कि उसके पास गॉड लेवल इनहेरिटेंस मौजूद है, जिसको कि लूफिंग अभी भी फॉलो कर रहा होता है। साथ में लूफिंग के पास डुआंग डोंग रिवर की भी इनहेरिटेंस होती है और लूफिंग उन्हीं सब को यूज़ करके ये सब सीख रहा होता है। और बात रही इटर्नल ट्रिगर्स की, तो उनका सिर्फ मेन गोल होता है कि उस लॉ को क्रैप्स करना। वहाँ पे यही सबसे ज़्यादा सुटेबल इनहेरिटेंस होती है, जो ऑलरेडी केओस रियलम के बंदे होते हैं, ऑलरेडी केओस लॉ को मास्टर कर लिया होता है। उनका नेक्स्ट स्टेप ऑरिजिन लॉ होता है। लूफिंग ने हेवेंस एंड अर्थ को भी सेंस कर रखा था। लूफिंग ने थोड़ी सी ऑरिजिन लॉ की ग्लिम्स झलक को देख लिया होता है, जिसकी कहानी लूफिंग समझ लो तो अभी ब्रेक थ्रू कर पा रहा होता है। लूफिंग कहता है कि मैंने आज तक ऐसा गॉड किंग लेवल इनहेरिटेंस नहीं देखा जो कि मुझे पूरी तरह से सूट कर पाए। लूफिंग के पास तो जियो शान की ही इनहेरिटेंस होती है। लूफिंग कहता है कि मुझे अभी अपने पूरी तरह से कंप्लीट इंपीरियल चील लीनेज के हेरिटेज जो कि यानफिंग एंसेंट गिल्ड कंट्री का गॉड किंग लेवल इंटरेस्ट है उस पर रिलाई करना पड़ेगा। जब मैं केओस रियलम का एंटिटी बन जाऊंगा तो शायद डूचू यू भी ब्रोकन थ्रू कर लिया होगा और शायद उसके बाद ही वो मुझे गेस्ट एल्डर की तरह रिक्रूट कर पाएगा। अब लूफिंग के मन में ये सारी चीज़ें बात हो रही होती है और साथ में लूफिंग अभी ब्रेक थ्रू के प्रोसेस में होता भी है। और साथ में लूफिंग अपने कल्टीवेशन लेवल्स अपने मतलब सारी टेक्निक्स को सीख रहा होता है। देखो अब ऐसा इसलिए लूफिंग कर रहा होता है क्योंकि जो ब्रेक थ्रू का वर्ज का समय होता है उस समय हमें सबसे ज़्यादा फील होता है केओटिक लॉ का, और लूफिंग इस समय बहुत ही अच्छे से सीख सकता है, बहुत ही जल्दी सीख सकता है। लूफिंग कई टेक्निक्स को सीखने लगता है, जैसे कि 9 ब्लेड्स ऑफ बाउंड्री ब्रेकिंग, जिसके 3 लेव्स होते हैं जो कि केओस रियलम लेवल्स के होते हैं, जिसका नाम केओस ब्लेड हेवन एंड द अर्थ एंड द बाउंड्री ब्रेकिंग ब्लेड और फाइनल मूव बाउंड्री ब्रेकिंग ब्लेड होता है, जो कि आराम से किसी भी स्पेस लेयर्स को कट करके वहाँ पे एक ओपन स्पेस बना सकता है। और ये समझ लो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे वो किसी भी नॉर्मल के उस लेवल बंदे को बहुत ज़्यादा इंजर्ड करने के लायक होता है। जिसके बाद लूफिंग अपनी सारी टेक्निक को स्टडी करने लगता है। फिर हमें सीन चेंज कर सिटी लॉर्ड की मेंशन के लूफिंग कोरियार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोरोसा खा रहा होता है। वहीं पे वो मोयू किंग यान की तरफ देख कर कहता है, तुम कितने स्टूपिड हो, यहाँ पे तुम 10 बेसिक लॉ को भी नहीं सीख पाए थे। तुम्हारे मास्टर के कंपेयर के अनुसार तो तुम उनसे काउंटलेस अनगिनत टाइम वर्ष हो। तो मोयू किंग यान कहता है कि मैं अपने आप को कभी भी मास्टर से कंपेयर करने लायक नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पे 9 कंप्रीहेंड कर चुका हूँ, बस मैं एक लास्ट बाकी है जो कि लॉ ऑफ टाइम है और मैंने 30 एरा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो मोरोसा चिल्लाते हुए कहता चुप, यहाँ पे तुम्हें पता है मैंने कितना एफर्ट डाला है तुम्हें पढ़ाने में, मैंने तुम्हें लॉ ऑफ टाइम को 100,000 टाइम बाद समझाया, लेकिन तुम बेवकूफ़, तुम समझते ही नहीं। मोयू किंग यान बहुत ही ओबीडियंटली सुन रहा होता है। जनरली देखा जाए तो लॉर्ड मोरोसा का बहुत ही ग्रेटफुल था, क्योंकि इस 30+ एरा में यहाँ पे मास्टर मतलब लूफिंग ने उसे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि मोरोसा ने ही उसे सारी चीज़ें बताई होती है। यहाँ तक कि देखा जाए तो मोयू किंग ने एक लॉर्ड मोरोसा जो कि बहुत ही पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड है उससे सीखने को मिला था। उससे उन्हें पता चलेगा कि अगर उसका टीचर एक केओस का बंदा है तो वो तो मर ही जाएगा शौक के मारे, लेकिन उसे ये पता था कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही एफर्ट डाले थे, इतने पावरफुल बंदा उसे पर्सनली सिखा रहा है, इससे वो बहुत ही डीपली टच होता है। मोयू किंग यान कहता है कि मैं जल्दी से जरूर करूँगा, लेकिन उसी वक्त लूफिंग कहता है कि मोरोसा अंदर आ। जिसके बाद मोरोसा भी आ जाता है और कहता है ठीक है मास्टर। यहाँ पे वो कहता है कि मास्टर आपने मुझे बुलाया क्यों? तो लूफिंग कहता है मैं बस देखना चाहता हूँ कि आखिरकार एक न्यूली एसेंट केओस रियलम एंटिटी जो कि तुम्हारे जैसा है वो कितना ज़्यादा केओस रियलम को एक्यूमुलेट कर सकता है। मोरोसा कहता है कि मास्टर आप मुझको खुद के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, और वो कहता है मास्टर मैं यहाँ पे
आपने ज़्यादा लंबे अरसे पहले ब्रेक थ्रू नहीं किया है। अब देखो लू फेंग अपने प्रोसेस में होता है, लू फेंग ने अभी कंप्लीट ब्रेक थ्रू नहीं किया होता, मतलब समझ लो कि वो केओस रियलम में आ चुका है। यहाँ पे अच्छे से बताया नहीं गया है कहीं पे, लेकिन वो आ चुका है। वो कहता है कि मास्टर अभी आपकी डिवाइन पावर फुल पोटेंशियल पे नहीं आई है, अभी आपने बहुत लंबे अरसे पहले ब्रेक थ्रू नहीं किया है, हमारे आपके बीच में का गैप बहुत ज़्यादा होगा। तो लू फेंग कहता है मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, बस मैं डिफरेंस को देखना चाहता हूँ। तो मोरोसा कहता है ठीक है। और वो कहता है कि मैं अपनी डिवाइन पावर को बर्न नहीं करूंगा, ना ही कोई केओस रियलम टेक्निक को यूज़ करूंगा, मैं सिर्फ अपने बॉडी स्ट्रेंथ पे ही रियलाई करूंगा। तो देखता हूँ और वो मेरे स्ट्रेंथ का 10% होगा। तो लू फेंग कहता है ठीक है, जिसके बाद वो अपने हाथों से ब्लड शेडो ब्लेड निकालता है और कहता है चलो देखते हैं। लू फेंग यहाँ पे अपने डियानमेंट टेक्निक को यूज़ करता है जो कि केओस लॉ से इन्वेंट होता है। मोरोसा कहता है चलो आ जाइए मास्टर। तो लू फेंग उस पर अटैक करता है। अब ये जो फर्स्ट मूव होता है केओस रियलम का, जो कि 9 ब्लेड्स ऑफ बाउंड्री ब्रेकिंग केओस ब्लेड्स होता है, उससे लू फेंग अटैक करता है। लेकिन दिखाया जाता है मोरोसा एक ही हाथ से उस अटैक को रोक देता है। और मोरोसा फिर कहता है मास्टर ये अटैक स्ट्रॉन्ग था, जो कि पावर डबल आपका कर रहा है, जो कि मुझे हर्ट कर सकता है। तो लू फेंग यहाँ पे पजल हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा होता कि ये पावर बहुत ज़्यादा होगी। मोरोसा कहता है कि मास्टर आप रुक क्यों गए। तो लू फेंग कहता है कि मैं बस अभी ही ब्रेक थ्रू किया हूँ, मेरी ब्लेड की जो अभी पावर वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक थी। तो मोरोसा ब्लिंक करता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो मोरोसा को घंटा फर्क नहीं पड़ा होता। लू फेंग कहता है ये अच्छी बात नहीं है, मुझे और भी पावर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो अभी तक मोरोसा की स्किन तक को भेद नहीं पा रहा होता है। मोरोसा ने अपने प्रोटेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ किया होता है, तो लू फेंग तो यहाँ कुछ भी कर नहीं पाता। लू फेंग तो अभी मोरोसा के सिर्फ 10 पावर्स पे अटैक कर रहा होता है, 10% पावर्स पे, और वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब मोरोसा भी हेसिटेट करने लगता है। वो हेसिटेट करते हुए कहता है कि मास्टर मैं कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं हूँ, मैं सेक्टर बीस्ट हूँ, मेरी बॉडी नॉर्मली बाकी सारे बंदों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये किसी भी नॉर्मल बॉडी टेम्परिंग टेक्निक से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती, इसलिए आप मेरे स्किन को ब्रेक नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, लू फेंग ब्रेक थ्रू कर चुका है, चैप्टर में अच्छे से बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ वो ब्रेक थ्रू कर चुका है, क्योंकि जब वो अपने हार्ट को टेम्पर कर रहा होता है तो उसी वक्त उसके थोड़ी देर बाद ही वो अपनी बॉडीज़ को ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, जिसमें कि उसने अपने हार्ट को उसी वक्त कर चुका होता है जब लू फेंग ने कहा होता है कि मेरी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर जा चुकी है। और अभी समझ लो तो लू फेंग इनिशियल स्टेज पे आ चुका होता है केओस रियलम के अंदर, और लू फेंग फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। लू फेंग कहता है कि चलो बताओ तुम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो। अब यहाँ पे वो बताता है कि अब देखो मोरोसा की जो टेक्निक थी सेक्टर बीस्ट होने के कारण उसकी जो बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक होती है वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। वो अपने डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज़ करके अपने बॉडीज़ को सरपास करते हैं। तो लू फेंग पूछता है कि तुम तो किसी भी प्रीशियस मटेरियल को यूज़ नहीं करते, तो आखिरकार तुम बॉडी को टेम्पर कैसे करते हो। अब देखो कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर लू फेंग को ही देख लो, उसे स्ट्रॉन्ग होने के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मोरोसा वो तो बिना किसी मटेरियल का यूज़ किए ही अपने बॉडी को इस हद तक मजबूत कर पा रहा है कि लू फेंग अपने फुल फोर्स में भी मोरोसा के 10% बॉडी को भी नहीं भेज पा रहा है। तो मोरोसा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं मास्टर बॉडी टेम्परिंग होती क्या है। यहाँ पे समझ लीजिए आप एक कल्टीवेटर है, आपके लिए आपकी अपनी डिवाइन पावर्स ही होती हैं, लेकिन हम सेक्टर बेस्ड के लिए हमारी सेक्टर बेस्ड की पावर होती है जो कि हमारे प्रोसेस को और भी इफिशिएंट बना देती है, जिसके कारण हम अपनी बॉडी को किसी भी मटेरियल के बिना टेम्पर कर सकते हैं, अपने डिफेंस, अपने स्ट्रेंथ, अपने स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे डिवाइन पावर को कंबाइन करते हैं, और यही एक इकलौता मेथड नहीं होता है, यहाँ पे और भी मेथड्स होता है। मुझे बस अपने डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन को सीखना होता है, उसे इंसाइट में लाना होता है, और मेरे मेरी बॉडी अपने आप स्ट्रॉन्गर होते जाती है। लेकिन वो कहता है कि ये मेथड आपके लिए सूटेबल नहीं है, मैं एक सेक्टर बेस्ड हूँ, इसी कारण मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपके लिए अलग मेथड होगी। अब लू फेंग समझ जाता है, जिसके बाद वो कहता है चलो मुझे अपने मेथड को दिखा। तो मोरोसा कहता है ठीक है, लेकिन ये जानिएगा कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा। लेकिन फिर भी वो दिखाया देता है अपने उन सारे प्रोसेस को, जो कि एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जिससे कि उसका स्ट्रॉन्गर बॉडी अपने आप हो जाता है, जिसको देखकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो मार्वलस है। मैंने देखा है कि ऐसे कई सारे गॉड किंग्स हैं जिनकी बॉडी इतनी ही पावरफुल है और उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया होता है। लू फेंग उस बात को कहता है कि मुझे इसको एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि लू फेंग भी चाहता था कि वो भी इसी तरह इसको कॉपी कर सके। अब देखो मोरोसा की तरह लू फेंग 100% उस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन वो 70 से 80% यूज़ कर सकता है, क्योंकि लू फेंग में भी थोड़ी सी सेक्टर बेस्ड की पावर आई हुई होती है। लू फेंग अपने हाथों को एक्सटेंड करता है और उसको यूज़ करने
करने लगता है और दिखाया जाता है थोड़ी सी सेक्टर बीस्ट की पावर अपीयर होने लगती है, जिसको देखकर तो मोरोसा भी सरप्राइज हो जाता है। उसे पता था कि मास्टर ऑलरेडी डिवाइन पावर को सेक्टर बीस्ट की पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उसने कभी नहीं सोचा होता है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि बाहर से जो दिखता है वो अंदर से कुछ और ही होता है। मैंने उल्टा बोल दिया। अब लूफिंग कहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्मॉल डिफरेंस भी बहुत बड़ी गैप को हमारे बीच के अंदर को दिखा सकती है। और लूफिंग जानता था कि वो इसे परफेक्टली कॉपी तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो इसको सीखने लगता है। लूफिंग उस स्ट्रक्चर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। मोरोसा उसके बगल में ही देखता है अपने टीचर को, जहाँ पे वो खा रहा होता है। अब देखा जाए तो मोरोसा के बस की बात नहीं होती है। अगर उसे किसी सीक्रेट टेक्निक को स्टडी करना होता तभी घंटा वो ब्रेक थ्रू कर पाता, उसे सिर्फ खाना होता है, इसलिए वो ब्रेक थ्रू कर पाता है। अब दिखाया जाता है कि मोरोसा लूफिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन ऑरिजिन को देख पा रहा होता है, लूफिंग के हर एक प्रोसेस को देख पा रहा होता है। लूफिंग उस प्रोसेस को चालू कर रहा होता है, लेकिन तभी लूफिंग को एहसास होता है कि वो कम्प्लीटली रॉन्ग कर रहा होता है। वो अभी इस तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है कि वो इसको पूरी तरह से सीख पाए। और तभी दिखाया जाता है लूफिंग और भी तरह से उसको सीखने लगता है। अब दिखाया जाता है कि वो इसको कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे लूफिंग को क्रिएटिव क्रिएचर के स्ट्रक्चर के बारे में याद आता है। वो कहता है कि मैंने उसको पढ़ा था, मैं उसको ट्रांसफॉर्म करके एक में ला सकता हूँ। लूफिंग इसी का यूज़ करता है, अपने फॉर्मलेस और शेपलेस परफेक्ट बॉडी को यूज़ करता है ताकि वो मोरोसा की बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को कॉपी कर सके। और दिखाया जाता है लूफिंग पॉइंट करता है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसके कारण लूफिंग उनके उस लॉ को समझने लगता है। अब लूफिंग ने जो केओटिक लेयर के अंदर से उन सिल्वर ड्रॉपलेट्स लाइक क्रिएचर्स को निकाला होता है, उन्हें मसल के अंदर के खून को ही समझ लो, जो सिल्वर ड्रॉपलेट्स होते हैं उन सबको लेकर लूफिंग स्टडी करने लगता है। लूफिंग ने भी टोटल 120 सिल्वर ड्रॉपलेट्स को मर्ज कर दिया होता है। अभी देखो लूफिंग उस वक्त सिर्फ 108 को ही मर्ज कर पाया था, और अभी लूफिंग ने 120 सिल्वर ड्रॉपलेट्स को मर्ज कर दिया था। अभी लूफिंग उनको मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उनको नहीं कर पा रहा था, जिससे कि वो सोच में पड़ जाता कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं मिस क्या कर रहा हूँ। अब लूफिंग उनको और भी पढ़ने लगता है, उनको समझने लगता है, जिसके बाद वो और भी ड्रॉपलेट्स को ऐड करना शुरू करता है और देखता है कि लूफिंग उसमें कामयाब हो पा रहा है। और लूफिंग उसको देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लूफिंग को पता चल जाती है कि आखिरकार इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है और इसमें ऐसी क्या दिक्कत है कि वो इसको मर्ज नहीं कर पा रहा। जिसके बाद लूफिंग और भी उसको स्टडी करने लगता है। हमें बताया जाता है कि असल में वो सिल्वर ड्रॉपलेट्स एक जिंदा चीज़ के जैसे थे, जो कि अलाइव थे, अपने अंदर स्पिरिचुअल एसेंस को प्रोसेस करते हैं, जिसको जानकर लूफिंग हैरान हो जाता है। अब देखो ऑरिजिन यूनिवर्स का सोर्स क्या है, ऑरिजिन डॉ ऑफ लाइफ। अब डॉ समझ लो, आप पावर्स की तरह समझ लो, एक डॉ ऑफ ऑरिजिन होती है, जैसे जीवन का कैसे विकास हुआ है वो समझ लो, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे लूफिंग कहता है कि मैं अभी तक इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ, मुझे इसको और भी समझना होगा। लूफिंग उसमें और भी अच्छे से समझने लगता है। और यहाँ पे हमें लाइफ्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे लाइफ जन्म लेती है, कैसे लाइफ डिस्ट्रक्शन होती है, फिर से उन्हीं सभी डिस्ट्रक्शंस के बारे में होती है। और बताया जाता है कि कैसे कोई इंसान बिना एक सोल के एक जिंदा लाश के बराबर होती है। वैसे हैं ट्रू गॉड्स ऑफ वर्ल्ड स्पेस इटर्नल ट्रू गॉड्स, ये सभी उन सब का सेम फंडामेंटल होता है, सोल के बिना वो कुछ नहीं हो सकते हैं। और लूफिंग ऐसे ही सबको समझने लगता है। अब देखो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, मेन मुद्दे पे आऊँगा। लूफिंग यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उन सबको मर्ज कर सके। लूफिंग उसको मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही में उन सबको ऐसे ही सीख रहा होता है। तो बकवास बंद करके इसीलिए मुद्दे पे आते हैं। अब दिन पर दिन ऐसे ही बीतने लगता है, लूफिंग एब्जॉर्ब करने लगता है उन सारी इन्फॉर्मेशन को, जहाँ पे वो कहता है कि फाइनली यहाँ पे इतने टाइम बीतने के बाद मैं फाइनली इसको सीख कर सकता हूँ। दिखाया जाता है लूफिंग अभी फर्स्ट लेयर ऑफ स्टार्टर में बैठा हुआ होता है, तब ये स्ट्रैंड ऑफ डिवाइन पावर ट्रांसफॉर्म हो जाती है सिल्वर ड्रॉपलेट्स में। लूफिंग उसको मिलाने में कामयाब हो पाता है। लूफिंग देखता है कि वो सच में ड्रॉपलेट्स मिलते जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती जा रहे हैं। अब लूफिंग कहता है कि यहाँ पे अभी मैंने 1000 सिल्वर ड्रॉपलेट्स को एक में मिला लिया है, जो कि ये कंप्लीट मशीन की तरह काम कर रहा है। अब देखा जाए तो 100 से 100,000 आ चुका होता है, जिसके कारण उसकी पावर होती है वो बढ़ चुकी होती है। अब लूफिंग उसको और भी बढ़ाने लगता है कि क्या होगा जब इसको मैं और भी बढ़ा के इसको पावरफुल कर सकूं। वो 100,000 1 मिलियन ड्रॉपलेट्स में ले जाता है, जो कि फाइनली थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन लूफिंग और भी उसको बढ़ाने लगता है। और दिखाया जाता है धीरे करते करते लूफिंग ने 1 बिलियन ड्रॉपलेट्स को मर्ज कर दिया होता है, जिससे कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखकर लूफिंग भी हैरान हो जाता है कि 1 बिलियन ड्रॉपलेट्स एक दूसरे में फ्यूज हो चुकी है।
अगर लू फेंग अभी भी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा तो उसमें लू फेंग को भी थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे वो समझ लो कि उन बिलियन ड्रॉपलेट्स की पावर अभी किसी न्यूली एसेंड केओस रियलम के बंदे जितनी हो सकती है। अब लू फेंग कंटिन्यू करता है, सोचता है कि क्या मैं इसे और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। लू फेंग उसको कंटिन्यू करता है, 2 बिलियन 3 बिलियन 10 बिलियन ड्रॉपलेट्स लू फेंग ऐसे ही करते जाता है। और बताया जाता है कि लू फेंग ने फाइनली उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे बिलियंस में नहीं 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियंस में रुकता है। और फाइनली दिखाया जाता है कि लू फेंग ने टोटल 10 ट्रिलियन 80 बिलियन ड्रॉपलेट्स को मर्ज कर दिया होता है, जो कि एक परफेक्ट होता है। मतलब समझ रहे हो वो 10 ट्रिलियन 80 बिलियन कितना ज़्यादा होता है। लू फेंग उसकी पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि यहाँ क्या कि लू फेंग भी उस पावर को देखकर डरने लगता है। और ये देखा जाता है कि वो उसको बड़ा छोटा तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसके पाल्म के अंदर आ सकता है। लू फेंग इसको एक वेपन की तरह यूज़ कर सकता है और ये बहुत ही पावरफुल वेपन होता है लू फेंग के लिए ही समझ लो। अब लू फेंग इस पावर को टेस्ट करना चाहता था, जहाँ पे वो इसके बारे में सोचता है और यहाँ पे वो उसको फेंकता और दिखाया जाता है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब लू फेंग कहता कि क्या मैं इसको एक्यूमुलेट कर सकता हूँ क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब लू फेंग उसको सिल्वर ड्रॉपलेट्स को अलग अलग रोल में, मतलब जैसे कि नाइफ्स होते हैं उनको अलग अलग डिवीज़न में बांट करके बहुत सारे बिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स में बना लेता है। अब देखो वो उसको सीखने लगता है और दिखाया जाता है कि वो अभी इन सबको 10 यूनिट्स में, मतलब समझ लो तो 1 को 10 में बना लेता है। बस उसकी थोड़ी सी पावर कम हो जाएगी और लू फेंग उसको मल्टीटास्क भी कर सकता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग ने फाइनली 300 ब्लेड्स को भी बना लिया होता है। लू फेंग जो स्पिरिचुअल पावर होता है वो उसे कंट्रोल कर सकता है और लू फेंग उसको देखता है तो उसकी पावर सच में लाजवाब होती है। और यहाँ पे लू फेंग मोरोसा को बुला लेता है क्योंकि अभी उसे पावर को टेस्ट करना है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि जब लू फेंग मोरोसा पे अपने उसी सिल्वर बॉस से अटैक करेगा तो उसकी पावर कितनी होगी, क्योंकि हमने ये देखा कि 1000 सिंह इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ट्रिलियंस में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में पावर्स को देखकर हैरान हो जाओगे। तब तक के लिए बाय।